हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 24 गाइस। तो जैसा कि आपको पता है, डेली हमारा शाम को 7 बजे सेशन होता है फॉर द टेक्निकल साइंस। जो बच्चे आपके एएलपी और आपके टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो गाइस हम लोग एक प्रैक्टिस सेशंस लेके आए हैं। जो कि आज आपका सेशन है तकनीकी विज्ञान के, जिसमें अपने मिक्स टॉपिक होते हैं सारे आपके साइंस और जो टेक्निकल साइंस है, दोनों मिक्स्ड होते हैं। जिसमें जनरल साइंस के भी क्वेश्चन है, आपके टेक्निकल साइंस के क्वेश्चन है, जो दोनों हम लोग डिस्कस करते हैं विद द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस वगैरह जो आपके लेटेस्ट आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो हम लोग सारा डिस्कस कर रहे हैं गाइस। तो सेशंस बहुत हेल्पफुल है गाइस। तो अगर पॉसिबल हो तो एटलीस्ट इसको 3 से 4 बार जरूर अपना एग्जाम से पहले देख के जरूर जाना, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। थ्योरी कंटेंट भी मैंने प्रोवाइड करा रखा है यूट्यूब के ऊपर, तो जाके जरूर देखना, बहुत आपके लिए काम का है वो। चलिए गाइस, ठीक है गाइस, सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर गाइस, देखिए जल्दी से क्या है। व्हाट कॉज द कलर ऑफ थिन फिल्म्स। थिन फिल्म का जो रंग है वो किस कारण होता है? डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन या इंटरफेरेंस? बताइए। जो थिन फिल्म का निर्माण होता है, वो जो कलर है उसका, वो किस कारण से होता है? जल्दी से बताओ। विक्षेपण, प्रकीर्णन, ध्रुवण या फिर आपका व्यतिकरण? देखो, जहां रंग की बात आती है बेटा, रंग जो है आपको पता है कि जो इंटरफेरेंस है, जैसे कि आप अपने जो पानी है उसके अंदर केरोसिन डालते हो, केरोसिन डालते हो तो क्या होता है, ऑयल जो केरोसिन ऑयल है वो क्या होता है, मिक्स नहीं होता है, घुलनशील नहीं होता है पानी के साथ। तो उसमें आपकी सरफेस जो होती है, पानी की जो वाटर की सरफेस होती है, उसके ऊपर जो ऑयल के ड्रॉप्स हैं केरोसिन के, वो क्या होते हैं, रंगीन के हो जाते हैं। उसका भी कारण क्या होता है, इंटरफेरेंस, मतलब आपका व्यतिकरण होता है। तो जो भी पतली फिल्म बनती है आपकी ड्रॉप्स की, वो किसके कारण होती है बेटा, आपकी इंटरफेरेंस के कारण। क्लियर है? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व, ससेप्टिबिलिटी निम्न होती है। मतलब ये पूछ रहा है आपसे, द मैग्नेटिक टेंडेंसी, है ना। आपको पता है ससेप्टिबिलिटी को आप क्या बोलते हो बेटा, मैग्नेटिक टेंडेंसी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। जो एयर की है वो कितनी होती है वो पूछ रहा है। पहले तो अपन बात करते हैं सर मैग्नेटिक टेंडेंसी। मैग्नेटिक टेंडेंसी को बेटा हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको के से दर्शाते हैं। और इसका जो रेशो होता है वो होता है I/H। आई बेटा यहाँ पे करंट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। आई नहीं है, आई का मतलब होता है इंटेंसिटी, एच का मतलब है फोर्स। ध्यान से सुनो, जब अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आई जो है इंटेंसिटी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, इज डिवाइडेड बाय द आपका चुंबकीय बल। ठीक है। चुंबकीय बल, अगर आप इसको और भी बोलना चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है गाइस आपका, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है, ये जो है इंटेंसिटी, इसको मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के बराबर भी इसमें बोला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मतलब चुंबकीय क्षेत्र घनत्व। तो जो ससेप्टिबिलिटी होती है, इट इज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का बल होता है उसके बराबर होती है। तो पूछ रहा है एयर के लिए कितना होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, शून्य होता है या फिर 1 होता है। तो बेटा ये याद रखना है अपने को, हवा के लिए जब भी ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं, मैग्नेटिक टेंडेंसी की बात करते हैं, तो एयर के लिए कितनी होती है बेटा आपकी, शून्य, जीरो होती है। क्लियर है? कितनी होती है बेटा, जीरो। ये आपका जो टॉपिक है, ये आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड अलग से पढ़ते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह जो भी है, ट्रांसफॉर्मर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किरचॉफ लॉ है, केवीएल, केसीएल, सीरीज, पैरेलल, तो वो पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता है इसमें, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आप याद हो तो आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, द मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाय, जो आपका बल है, बल, बल मतलब फोर्स एफ, वो कौन से न्यूटन के नियम से ज्ञात होता है? आपको पता है न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। 3 इक्वेशन दी थी, बी बराबर यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। तो 3 नियम दिए थे। एक आपका ग्रेविटेशनल लॉ भी दिया था, जो आपके न्यूटन ने दिया था। तो बताइए, जो बल आप निकालते हो, जो अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है, वो न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? अपन बात करते हैं सर प्रथम नियम की। प्रथम नियम को क्या डिस्कस किया था न्यूटन ने? प्रथम नियम के बारे में बात करें, न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर रेस्ट कंडीशन पे है ना, रेस्ट मतलब अपनी विराम अवस्था पे है, तो
जब तक उस पे एक्सटर्नल मींस नहीं लगेगा, एक्सटर्नल मींस इन द सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, है ना, कोई भारी तत्व उसको परेशान नहीं करेगा, कोई बल नहीं लगेगा, तब तक वो अपनी कंडीशन मतलब रेस्ट कंडीशन पर ही लगेगा, पहली चीज, जब वस्तु रेस्ट पे है। दूसरी चीज उन्होंने इसी नियम के अंदर बोली कि अगर कोई वस्तु अपने कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है ना, एक फिक्स मूव कर रही है, मूव करती ही जाएगी अगर हम लोग उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट बाय द एक्सटर्नल मीन्स, अगर उस पर अपन लोग कोई एक्सटर्नल भारी कोई उस पर बल नहीं लगाते हैं, तब तक वो आपकी कॉन्स्टेंटली मूव करेगी। तो उन्होंने रेस्ट कंडीशन जो है वो उन्होंने जो विराम अवस्था की जो पोजीशन थी वो उन्होंने न्यूटन के प्रथम नियम से मिला था। दूसरा नियम, दूसरा नियम जो मिला था बेटा वो मिला था फोर्स जो है वो होता है मास गुणा एक्सिलरेशन, कि भाई किसी भी बॉडी का आप जब बल निकालते हो वो आपका इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द द्रव्यमान मतलब मास एंड द त्वरण मतलब एक्सिलरेशन, दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या था, एक्शन एंड रिएक्शन, जिसका नाम फेमस है आपको पता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि कोई भी वस्तु है उस पर जब जैसे ही क्रिया करते हैं तो वो तुरंत आपका अपोजिट रिएक्ट करता है ना, उसका प्रतिक्रिया रिएक्शन देता है, तो वो तीसरा नियम था। चौथा इन्होंने बताया है गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल लॉ बाय द न्यूटन्स, उन्होंने बताया था कि भाई जो दो बॉडी है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ड्यू टू द गुरुत्वाकर्षण की, जो आपको पता है F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो अपन लोगों ने पढ़ा था मास वेट डेंसिटी के अंदर टॉपिक में। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या है बेटा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव कौन है, फर्स्ट ह्यूमन टू गो टू द स्पेस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लाइका, यूरी गागरिन या फिर एडवर्ड एल्ड्रिन। ए ऑप्शन बहुत फेमस है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बहुत सारे बच्चे जिनको आइडिया नहीं है, तो हमारे दिमाग में क्या है कि वो बोलते हैं ना, एक आपके अपने पास दो माइंड होते हैं एक्चुअली, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है आपकी लाइफ में जो सब कॉन्शियस माइंड में क्या होती है फीड हो जाती है, जब जो चीज़ अपन याद नहीं करना चाहते ना वो भी याद हो जाती है वहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ए ऑप्शन होगा सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज द करेक्ट ऑप्शन, नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो प्रथम आपका ह्यूमन नहीं था जो आपके स्पेस में गया था, वो था बेटा यूरी गागरिन, क्लियर है। इसीलिए इसमें ए ऑप्शन जो है ना ऊपर ही ऊपर दिया है कि बच्चे क्या करेंगे, ए ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, यूरी गागरिन, ये वैसे जीके का क्वेश्चन है। हाँ ये बेटा क्लास 24 है जिसके ऊपर आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग टेक्निकल साइंस का एक कोर्स प्रोवाइड करा रहा है। हिंदी इंग्लिश के अंदर आपको कंटेंट मिलेगा, थ्योरी कंटेंट है, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ये इतना मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपका एएलपी का एग्ज़ाम है या फिर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, तो आपका जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, वो एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको नेक्स्ट लेवल पे क्लासेस ली हैं, नेक्स्ट लेवल पे आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं, इवन इसमें बुकलेट प्रोवाइड कराई गई है आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर। और आप इस कोर्स को जाके देख सकते हैं, क्लास 24 ऐप डाउनलोड करना, उसके अंदर रेलवे सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना, और ये कोड लगाओगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये तो बेसिक साइंस की बात की गई। एक कोर्स और चल रहा है जो बच्चे आपके एएलपी और टेक्नीशियन में ट्रेड हैं, जिनके पास मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट या मोटर व्हीकल है, डीजल मैकेनिक है, तो वो जाके आप रेलवे सेक्शन के अंदर ट्रेड सेक्शन के अंदर आप देख सकते हो गाइस, है ना। इसमें भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश है, न्यूमेरिकल, पीवाईक्यूज वगैरह सारा कुछ इसमें कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, देख लेना गाइस, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा सोडियम सक्सीनेट के, सोडियम सक्सीनेट के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, सोडियम सक्सीनेट का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है। देखो सोडियम सक्सीनेट जो है बेटा, फार्मेसी जो होती है ना, फार्मेक्सुअल जो कंपनी है जहाँ पे सॉल्ट दवाइयाँ वगैरह बनती है फार्मेसी, वहाँ इसको यूज़ किया जाता है, किसको, सोडियम सक्सीनेट को, ठीक है। फार्मेक्सुअल जो है ना फार्मेसी में, वहाँ पे इसको प्रयोग में लिया जाता है। बताइए, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसने देखो क्या दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है, C2 आपको पता है क्या दिखाता है, इथेन, है ना, मतलब एथ का दिखाता है। आपको पता है तीन होते हैं हमारे केमिस्ट्री के अंदर, एन होता है, ईन होता है और एक होता है आइन, है ना।
एन मतलब सर CnH2n+2, ये तो पता पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। एक होता है CnH2n जो इन बोलते हैं, एक होता है CnH2n-2। क्लियर है? जिसमें हम लोग मैथ एथ प्रॉप ब्यूट वगैरह पढ़ते हैं ना, वो, सॉरी। ये होता है बेटा C4H4Na2O4। जो सोडियम ससक्सीनेट होता है वो ये होता है आपका। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये आपको क्या देता है बेटा, एन देता है। एन मतलब इथेन। क्या देता है आपको? इथेन देता है जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और इसका यूज जो है आपके फार्मेक्चुअल सॉल्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? ए ऑप्शन। ठीक है, आपको C2H6 जो है इलेक्ट्रोलिसिस जब अपन लोग करते हैं किसका, सोडियम ससक्सीनेट का, तो आपको क्या मिलता है? इथेन। ठीक है, नेक्स्ट। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने प्रथम बार संपन्न किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन जो बर्नार्ड है, उन्होंने जो फर्स्ट टाइम जो ट्रांसप्लांट किया था वो किसका किया था? किडनी का, लीवर का, हार्ट का, या फिर पेनक्रियाज का? बताइए। क्या आंसर आएगा बेटा इसका? देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो इस तरह पूछा ही है, एक आपसे पूछ सकता है इसका जो आंसर है वो पूछ सकता है कि जो ट्रांसप्लांट किया है, लाइक मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है, इन्होंने बेटा जो सबसे पहले जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया था, संपन्न कंप्लीट किया था, वो था आपका हृदय का, हार्ट ट्रांसप्लांट किया था इन्होंने। आपसे ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट इज कंप्लीटेड बाय फर्स्ट पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 4 डॉक्टर्स के नाम दे देगा और वहाँ आपसे पूछ लेगा, तो आपको ऐसे भी याद रखना है। क्लियर है? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑल रेडियो एक्टिव चेंजेस आर। जो रेडियो एक्टिव आपको पता है मटेरियल होते हैं, यूरेनियम, थोरियम, ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। जिनके अंदर से कौन सी रेज निकलती है बेटा? अल्फा, बीटा, गामा, है ना, रेज निकलती है। तो उनमें जो परिवर्तन होता है वो कौन से ऑर्डर की एक्टिविटीज है? फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, या फिर थर्ड ऑर्डर? बेटा देखो, जो आपकी रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं, पदार्थ, मटेरियल्स होते हैं, उस अल्फा बीटा गामा निकलती है। और इसको किसने? हेनरी, ये ध्यान रखना बेटा, आपके बैक्वेरेल, इन्होंने इसकी खोज की थी आपकी रेडियो एक्टिव सक्रियता की। और इसको जो है, जो चेंजेस होते हैं इन ऑल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में, वो कौन सा ऑर्डर का होता है बेटा? वो होता है सर प्रथम कोटि क्रिया है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर आपकी एक्टिविटीज होती है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बेटा, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को जमाने के लिए, कोगुलेशन का मतलब होता है बेटा जमाना। जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, कोगुलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क मतलब आपके दूध को जमाना, मतलब दही। ठीक है, तो कोगुलेशन जो वर्ड होता है वो जमाना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोलाइट्स इज लीस्ट हेल्पफुल? ध्यान से पढ़ना, लीस्ट। अगर मैं इसमें बोलता मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का आंसर क्या होता है बेटा? डी ऑप्शन। लेकिन उसने पूछा है लीस्ट, मतलब सबसे कम। 4 ऑप्शन में से बताना है। इलेक्ट्रोलिसिस जो है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो सबसे कम सहायक है कोगुलेशन में। फेरिक हाइड्रोक्साइड मतलब आपका FeOH का होल थ्राइस, दिस इज फेरिक हाइड्रोक्साइड। जब इसका आप क्या करोगे, कोगुलेशन करोगे, तो कौन सा जो आपका सॉल्यूशन है जो क्या है आपका कम हेल्पफुल है? लीस्ट पूछ रहा है, तो क्या आंसर आएगा बेटा? ए ऑप्शन। अगर मैक्सिमम पूछता तो क्या आ जाता? डी ऑप्शन। क्लियर है? KCl मतलब आपका पोटेशियम क्लोराइड। चलिए, अगला क्वेश्चन। पोलराइजेशन जो प्रक्रिया है, पोलराइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, आपको पता है पोलराइजेशन किसका होता है? लाइट का होता है, साउंड का होता है, वाटर का होता है, हीट का होता है? बताइए। जो ध्रुवण प्रक्रिया है वो किसकी होती है? ऑब्वियसली किसकी होती है? हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है बेटा? लाइट के अंदर एक टॉपिक होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यस और नो? जहाँ पे क्या होती है, स्कैटरिंग टाइप की एक वो होती है, जहाँ पे क्या होती है, जो रेज है वो क्या होती है, फैल जाती है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, है ना। तो क्या आंसर आएगा इसका? लाइट वेव। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है? थायोसल्फेट।
थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर निम्न में से कौन प्राप्त होता है, बताओ। जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं थायोसल्फेट थायोसल्फेट आयन का, जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं I2 के साथ, तो क्या प्राप्त होता है? SO, क्या क्या ऑप्शन है? SO3-2, S4O6-2, SO4-2 या फिर S2O8-2, बताओ। जो थायोसल्फेट है बेटा, ये सल्फर केमिकल होता है, इसके अंदर जो मेन एजेंट होता है वो क्या होता है आपका? कौन होता है? सल्फर होता है। और सल्फर आपको मिलेगा कौन? बाद में देखो, चारों ऑप्शन के अंदर ही आपको सल्फर का लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? सल्फर का लिखा हुआ है इसके अंदर। तो पूछ रहा है ऑक्सीडेशन, जब थायोसल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कौन सा आपको मिलता है? पहले तो यही नहीं पता था थायोसल्फेट होता क्या है? S2O2-3, दिस इज द थायोसल्फेट आयन, जिसको आप I2 के साथ जब ऑक्सीडेशन कराते हो तो इसमें बेटा आपको मिलता है S4O6-2। क्या मिलता है? S4O6-2। क्लियर है? बी ऑप्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है? तो अपने को सीधा सीधा अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब जो आपकी ज्योति तीव्रता होती है उसका इकाई क्या है? आपको पता है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट या फिर बेसिक यूनिट है। आपको पता है टोटल यूनिट हम लोगों ने पढ़ी थी, कितनी थी? फंडामेंटल कितनी थी बेटा? 7 यूनिट थी, जिसमें से 7 जो बेसिक यूनिट थी उसमें से एक यूनिट थी आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसका जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है, वो क्या होता है बेटा? कैंडेला। क्लियर है? क्या होता है? कैंडेला। ये क्या हो गया? अगला क्वेश्चन, फैलिंग विलियन, मतलब आपने ये सुना है बेटा नाम? ये मैंने, है ना, अगर आप लोग पहले के सेशन अटेंड किए होंगे तो मैंने, याद हो आपको, एक सॉल्यूशन बताया था फैलिंग सॉल्यूशन। वो किसका होता था बेटा? अमोनियकल, आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता था ये। याद है? ये मैंने आपको बताया था पिछले सेशंस में। क्लियर है? तो पूछ रहा है रिडक्शन जब हम लोग करते हैं किससे? एंड वेनेडिक विलियन का ग्लूकोज द्वारा सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका बेटा सीधा सीधा आंसर याद रखना है, जो है आपका Cu2O। क्लियर है? डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि ट्रेड्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब जो आपके अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था नेवी ट्रेड्स में, इंडियन नेवी का, तो वहां पूछा हुआ प्रश्न है ये, है ना? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक स्थायी चुंबक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, कौन सा सब्सटेंस? देखो, ब्रास जो मैंने आपको बताया था, ब्रास ब्रास जो होता है वो किसका वो होता है आपका? Cu+Zn, कॉपर एंड जिंक, है ना? कॉपर एवं जस्ता, इसका क्या होता है? ये अलॉय होता है, कॉपर एंड जिंक का, दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। नीचे लिखा हुआ है कॉपर, नहीं, ये भी नहीं है। सॉफ्ट आयरन, नहीं, सॉफ्ट आयरन भी नहीं। क्लियर है? तो परमानेंट जो मैग्नेट है वो कौन सा सब्सटेंस है बेटा? स्टील। क्लियर है? कॉपर का कभी भी परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, NaCl जो है सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सबसे लोएस्ट किस में होगी? देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे थोड़ा कॉमन सेंस करेंगे अपने को, इससे कोई लेना देना नहीं कि क्या होता है। ये बोल रहा है बेटा NaCl का जो सॉल्यूशन है उसमें सबसे लोएस्ट, ये जितने भी आपको दे रखे हैं इसमें से आपको मोल दे रखे हैं, तो किस में और मोल में आपकी सबसे लोएस्ट स्पेसिफिक आपकी कंडक्टिविटी होगी, मतलब आपकी सबसे कम चालकता जो बोलते हैं इसको, विशिष्ट चालकता, वो किस में होगी? जिसमें सबसे कम मोल होगा, ऑब्वियसली 0.001 मोल। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बैक हॉर्स रिले का उपयोग कहाँ होता है? बैक हॉर्स रिले जो है, ये इसका यूज कहाँ होता है? ट्रांसफार्मर में, मोटर में,
जनरेटर में या फिर आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में। देखो होता क्या है, पहले तो बेटा एक डिवाइस होती है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना आपका, इस तरह एक आपका बैक हॉर्स रिले एक डिवाइस, एक उपकरण लगा होता है जो ट्रांसफार्मर में यूज होता है। और ये यूज क्या बताता है आपका, ये आपके ट्रांसफार्मर के अंदर जब फॉल्ट हो जाता है, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपके वोल्टेज को चेंज करता है। मतलब जहाँ पे आपकी सप्लाई ज़्यादा देनी है वहाँ सप्लाई ज़्यादा देता है, वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं तो वोल्टेज को अप्स डाउन करता है। कौन? ट्रांसफॉर्मर। तो वहाँ पे क्या है, एक डिवाइस, एक उपकरण लगा रहता है बकहोज आपका। इसके अंदर आपको पता है कॉपर की बाइंडिंग होती है, तेल इसका। अगर आप शायद मेरे यहाँ पे जब जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं तो वहाँ पे चोरियाँ होती है, इसका जो ऑयल है ना वो निकाल लेते हैं वो लोग, ऑयल निकाल लेते हैं, इसकी जो वायरिंग होती है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होता है इसका ऑयल, तेल भरा होता है इसके अंदर। और इसकी जो कॉपर की जो कॉइल बाइंडिंग्स होती है ना उसको ले जाते हैं तो बेच देते हैं लोग बाग। तो वहाँ पे क्या होता है, जब ये आपका तेल भरा रहता है ना, तेल भरा रहता है इसमें, तो ये क्या करता है आपका जो फॉल्ट होता है, फॉल्ट को बताने के लिए कौन लगा रहता है, बैक हॉर्स रिले। ठीक है, लेकिन ये तभी रहता है जब इसमें ऑयल आपका फिलिंग होती है। तो किस में यूज होता है बेटा, ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर। क्लियर है, बैक हॉर्स रिले। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन K3FeCN6 इज एज। नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, नंबर ऑफ आयन बताने किसके अंदर, K3Fe, किसमें बताने सर, K3FeCN6 में आपको नंबर ऑफ आयंस बताने हैं। देखो नंबर ऑफ आयंस निकालने का सबसे बड़ी तरीका क्या है कि जिसके निकालने ना उसको क्या मान लो आप, x। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस इसका x, ये क्या है, नेगेटिव है, 6 गुणा -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। निकाल लो, टोटल क्या करोगे आप, अणुसूत्र के हिसाब से निकालोगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे देखना, -6 प्लस 3, -6 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3। तो कितने आयन हो गए बेटा, 3। क्लियर है, प्रेजेंट इन द आयन इज 3। क्लियर है, चलिए ये फिर से आ गया क्या, बक हॉज। ठीक है, बक हॉज रिले को उपयोग किया जाता है। बक हॉज रिले जो है मैंने बताया ना काम क्या करता है, फॉल्ट से, फॉल्ट को बताने का काम करता है, फॉल्ट को चेक करने का काम करता है कि जो आपका फॉल्ट हो जाता है ट्रांसफार्मर के ऊपर, जब हैवी लोड आता है, जब आपको हैवी जो किलोवाट आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है, तो क्या होता है, फॉल्ट हो जाता है, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ जाता है। तो वही चीज़ को बताने के लिए कौन लगा रहता है, बकॉज रिले। लेकिन ये जब भी भरा रहता है, जब आपका तभी काम करता है जब आपका ट्रांसफार्मर कैसा हो, ऑयल फिल्ड हो। क्लियर है, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, बैंड स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय। आपको पता है स्पेक्ट्रम सुना है, जहाँ पे आपकी लाइट का वो होता है। होता क्या है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में बेटा होता है कि जहाँ पे जो व्हाइट रेज है, आपकी श्वेत किरणें होती हैं, वो प्रिज्म से होकर निकलती है और वो क्या करती हैं, आपकी रंगीन लाइटें निकलती हैं, काफ़ी ज़्यादा रंगीन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आपकी प्रकाश की किरणें निकलती है, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। तो वो किसके आपके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो बेटा वो किया जाता है पारा, पारा मतलब मरकरी, Hg। क्लियर है, किसमें किया जाता है बेटा, डी ऑप्शन, है ना, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप डाउनवर्ड्स। ठीक है, आपकी कोई चुंबक है, छड़ चुंबक है, उसको क्या है, डाउनवर्ड गिराया है थ्रू ए लूप ऑफ वायर प्लेस इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तार की लूप में से एक छड़ के चुंबक की ओर नीचे गिराया जाता है, तो चुंबक का त्वरण जो है वो क्या होगा, जी के बराबर होगा, जी से ज़्यादा होगा। देखो एक ऑप्शन, ये तो कभी पॉसिबल है क्या, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कोई वस्तु है वो जी से ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है, जब तक उस पर एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल मीन्स नहीं है, मतलब उस पर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, फील्ड काम नहीं करेगा, तब तक वो जी से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो एक्सटर्नल इसमें मीन्स है नहीं। ठीक है, तो जी से ज़्यादा तो होगा नहीं, जी के बराबर होगा या फिर जी से कम होगा, शून्य भी नहीं होगा। आपको पता है कि कोई भी वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो जी के तुरंत से आती है विदाउट एक्सटर्नल मीन्स। ठीक है, लेकिन जब आप बार मैग्नेट की बात कर रहे हो और उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया बेटा, वायरिंग है, लूप ऑफ वायर, तो वो क्या होगा, उसका जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, उसका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, जो आपका गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात, थ्रू द लूप ऑफ वायर प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है,
तो इस वजह से क्या होगा, इसका जी जो है स्मॉल जी क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। बताओ, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है वो किसका होता है बेटा, सॉल्यूशन। कंफ्यूज हो जाते हो इसमें आप लोग। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र, ये पता है आपको, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 10H2O। क्लियर है, डी ऑप्शन। जो क्या करता है, कठोर जल को मृदु मतलब आपका हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के काम आता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। चलिए ठीक है बेटा, तो ये अपना सेशन है 20 क्वेश्चंस का। और जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, मैं पीडीएफ वगैरह है सारी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, बाकी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बेटा मुझसे। अगर आप किसी भी तरह की आपको क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो रिलेटेड टू आपकी टेक्निकल से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट है ये। ठीक है, दिस इज टेलीग्राम। और साथ में बेटा आपको पता है कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं क्लास 24 के ऊपर, तो जाके आप एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। उस पर फ्री मटेरियल्स है, फ्री टेस्ट सीरीज है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और ये टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लेना। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, जब तक के लिए शुक्रिया गाइज, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।